नमस्कार, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11 की श्रृंखला में आगे देखते हैं हम लोग घात समुच्चय। समुच्चय की परिभाषाओं में एक नई परिभाषा देखते हैं, घात समुच्चय। पहले इसको एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3। उप समुच्चयों की संख्या और उप समुच्चय कैसे लिखे जाते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं। तो अगर इस समुच्चय के उप समुच्चयों को लिखा जाए तो कौन कौन से होंगे? एक तो रिक्त समुच्चय, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3, ये इसके उप समुच्चय होंगे। उप समुच्चयों की संख्या हमें मालूम है, कैसे ज्ञात करते हैं? 2 की पावर n। इसके अवयव कितने हैं? 3। 2 की घात 3 मतलब हो गया 8। 8 उप समुच्चय इसके होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यदि इनको एक मझले कोष्ठक में बंद कर दिया जाए, यानी कि उप समुच्चयों को समुच्चय के रूप में लिख दिया जाए, तो उसी को हम कहते हैं घात समुच्चय। तो घात समुच्चय की परिभाषा क्या हो गई? उप समुच्चय इसके ये हो गए, उसको लिख दिया हमने। तो एक के उप समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय, ये हो जाएगा हमारा घात समुच्चय। परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता। उप समुच्चयों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n से। यानी कि अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। तो यदि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या पूछी जाए तो उन्हीं अवयवों को तो हम बंद कर देते हैं मझले कोष्ठक में, तो संख्या तो उतनी ही रहेगी। तो इससे निकल के ये बात आती है कि उप समुच्चय किसी समुच्चय के घात समुच्चय, किसी समुच्चय जिसमें अवयव n हो, जिसमें अवयव n है, के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी? उतनी हो जाएगी 2 की पावर n। जितने उसके उप समुच्चय होंगे उतने ही घात समुच्चय में अवयव होंगे। तो ये हो गया हमारा घात समुच्चय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो बैठे क्यों हैं, तुरंत लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए आगे देखते हैं एक और परिभाषा, समष्टि समुच्चय। समष्टि या इसको सार्वत्रिक भी बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है यूनिवर्सल सेट? इसको भी पहले एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कई समुच्चय दिए हुए हैं। एक समुच्चय ए है जिसके अवयव 1 2 3, बी है जिसके अवयव 3 4 5 और सी है 6 7 8। और इन तीनों समुच्चयों के संदर्भ में एक यू समुच्चय दिया है जिसके अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो हम देख रहे हैं ए के सारे अवयव यू में हैं, बी के सारे अवयव यू में हैं, सी के सारे अवयव यू में हैं। यानी कि यू अधिसमुच्चय है, ए उपसमुच्चय है यू का, तो यू अधिसमुच्चय है ए का, यू अधिसमुच्चय है बी का और यू अधिसमुच्चय है सी का। तो इन दिए हुए समुच्चयों के संदर्भ में यू क्या कहलाता है? सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? समष्टि समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत आए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। अधिसमुच्चय होता है। यदि कई समुच्चय दिए गए हों और एक ऐसा बड़ा समुच्चय दिया गया हो जो दिए गए समुच्चय हैं वो सारे उसके उप समुच्चय हो जाएं, यानी कि उन सभी के अवयव बड़े समुच्चय में मिल जाएं, तो बड़े समुच्चयों को उन दिए हुए समुच्चयों के संदर्भ में समष्टि समुच्चय कहते हैं। तो अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हम लोगों ने ये सारी परिभाषाएं देख ली हैं। अब समझेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें पहला सवाल है रिक्त स्थानों में प्रतीक एक उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बताना है। इस निशान से हमको भरना है कौन उपसमुच्चय है कौन नहीं है। पहला दिया गया है 2 3 4, बीच में खाली जगह है, फिर है 1 2 3 4 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर के सारे अवयव उधर वाले समुच्चय में मिल रहे हैं, यानी कि इसके सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं। तो अगर ये सारे अवयव इसमें मिलते हैं तो क्या होता है? उपसमुच्चय। अतः इधर ऐसा निशान लगा देंगे। इसका दूसरा पार्ट है ए बी सी, फिर खाली स्थान बीच में बी सी डी। अब ए बी सी इस समुच्चय का ए उधर नहीं मिल रहा है, यानी कि बाएं तरफ के समुच्चय के सारे अवयव दाएं तरफ के समुच्चय में नहीं है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। तीसरा पार्ट है हमारा इसका x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा
11 का एक विद्यार्थी है। और उसके बाद हमको दिया हुआ है x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो कक्षा 11 के सारे विद्यार्थी विद्यालय में तो पढ़ते हैं, तो इसके सारे अवयव इसके अवयवों में हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसका उपसमुच्चय है। पहले जब हम लोग उपसमुच्चय की परिभाषा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो उपसमुच्चय होता है उसके अवयव दिए हुए समुच्चय से कम होते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं। तो कक्षा 11 के विद्यार्थी कम होंगे जबकि कक्षा पूरे स्कूल के विद्यार्थी ज़्यादा होंगे। तो जो अवयव कम है और सारे उसमें मिल रहे हैं तो ये उपसमुच्चय होगा हमारा। चौथा पार्ट इसका है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और बीच में जगह छूटी हुई है। फिर लिखा है x सच दैट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। लिखा है कि ये किसी समतल में एक वृत्त है और इसमें उसी समतल में वृत्त तो है लेकिन उनकी त्रिज्या केवल 1 इकाई है। तो इधर समतल में तो ऐसे वृत्त भी होंगे जिनकी त्रिज्या 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई ऐसे भी होगी। तो इधर अवयवों की संख्या ज़्यादा होगी और इधर सिर्फ 1 इकाई वाले वृत्त होंगे। तो इसके सारे अवयव इसमें नहीं मिलेंगे, इसके सारे अवयव इसमें मिल जाएंगे। तो ये गलत बात हो गई, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। पांचवा पार्ट है इसका x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। और इसके सामने दूसरा दिया हुआ है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक आयत है, स्थित एक आयत है। तो इधर त्रिभुज दिया है, इधर आयत दिया है। त्रिभुज 3 भुजाएं होती हैं, आयत एक चतुर्भुज है, कोई मेल ही नहीं है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। छठा पार्ट है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। आगे दिया है x सच दैट x किसी समतल में स्थित
एक त्रिभुज है। तो त्रिभुजों के प्रकार में हमने पढ़ा है, इधर एक पर्टिकुलर प्रकार का समबाहु त्रिभुज दिया है, इधर सारे त्रिभुज समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु सारे त्रिभुज दिए गए हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज जितने होंगे इधर मिलेंगे, तो यानी कि ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। और इसका लास्ट पार्ट है हमारा 7वां, x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है। दूसरा दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में सभी प्राकृत संख्याएं भी आएंगी और सभी समप्राकृत संख्याएं भी आएंगी। तो इसका प्रत्येक अवयव पूर्णांकों के समुच्चय में होगा, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।